नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फार्मेसी किंगडम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएपी का यूनिट फर्स्ट और लेक्चर हमारा ये होगा दूसरा। ठीक है, अगर जो लोग लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं। ये हमारा होगा लेक्चर सेकेंड। इसमें हम लोग कवर करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है। सेल जो हमारा होता है वो सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे लाइफ का। द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का या किसी भी लाइफ का। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से ही बने होते हैं, या तो सेल से बने होंगे एक सेल से, या कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, और जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है वो कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सेल का काम क्या होता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जो हमारी फूड जाती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि फूड इनटू एनर्जी, जो हमारे शरीर है वो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में लेती है थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, जो कि माइटोकांड्रिया में होता है। माइटोकांड्रिया को इसीलिए कहा जाता है द पावर हाउस ऑफ सेल। इसको हम अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट काम क्या होता है, सेल का प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। फिर सेल का और काम होता है जैसे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए CO2। जो CO2 होता है, सेल का काम यही होता है कि ऑक्सीजन अंदर ले जाएगा, हमारे सेल तक पहुंचाएगा, सेल में जाएगा, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, फिर जो है सेल हमारा मेटाबॉलिज्म भी करवाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी सेल के ही थ्रू होता है। अगर हमारे सेल में जो डीएनए है वो डीएनए ना रेप्लिकेट करे, ठीक है, तो हमारी जो है हम अपने जैसे संतान या अपने चीज़ को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अपने जैसे ही संतान को उत्पत्ति करना या अपने जैसे चीज़ों को ही प्रोड्यूस करना, वही होता है रिप्रोडक्शन। अगर हम अपने जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा सेल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में यानी कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा सेल डिवीजन या फिर रिप्रोडक्शन का काम होता रहता है। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल। जो टाइप्स ऑफ सेल है वो दुनिया में या फिर पूरे पृथ्वी पर दो ही टाइप के पाए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो से आप लोग ये ध्यान रखेंगे, प्रो मतलब पुराना। ठीक है, पुराना, या फिर इसी शब्द एक शब्द और बोल सकते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लैक्स अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का ना होना। इट्स जेनेटिक मटेरियल जस्ट फ्लोट अराउंड इन मैसिव फ्लिप पाइल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है बैक्टीरिया, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर किसी चीज़ में न्यूक्लियस नहीं होगा, जैसे कि न्यूक्लियस में ही आरएनए डीएनए पाया जाता है, अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर ही पूरे सेल में इधर उधर से तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, तो वही है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें, यूकैरियोटिक से आप समझ सकते हैं कि यू मतलब नया या फिर मॉडर्न। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेल दैट हैज ए ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो कि सेफ यानी कि डीएनए को सेफ बनाए रखने के लिए उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड मेनी स्लाइड रूम, इसमें बहुत सारे से कंपोज्ड या फिर रूम्स पाए जाते हैं, जिसके लिए या जिसको ऑर्गेनली बोलते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और हम लोग जैसे कि ह्यूमन हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस। जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का, वो 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में अगर बात करेंगे फीचर की, तो किस फीचर पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए हैं। सबसे पहला है साइज हो गया, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, ऑर्गेनेलिज है, राइबोसोम है, सेल डिवीजन, और फिर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, या माइक्रोन तक। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है वो 10 से 100 माइक्रोन होता है या माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें सेल जो हमारा सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मल्टीपल या फिर लीनियर डीएनए पाया जाता है। ऑर्गेनेलिज में जो ऑर्गेनेलिज होती हैं प्रोकैरियोटिक में उसमें एब्सेंट होती हैं,
लेकिन यूकैरियोटिक में जैसे कि ह्यूमन सेल में इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपराटस, या फिर ईआर, ईआर से मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में वो 70 ईएस टाइप का ही पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें जो मेजर होता है वो 80 ईएस का ही पाया जाता है। इसमें 70 ईएस का भी पाया जाता है, लेकिन जो मेजर होते हैं वो 80 ईएस के पाए जाते हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी का मतलब कि ऐसे एक सेल है बस उसी में से डिवीजन हो जाएगा आधे आधे %। लेकिन जो इसमें है यूकैरियोटिक में से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस पूरा स्टेप चलता है। जैसे कि माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन या फिर अर्धसूत्री विभाजन। जो हमारे राइबोसोम यानी कि जो सेल में डीएनए आरएनए पाया जाता है उसी के आधार पर ये मियोसिस माइटोसिस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक में जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएंगे। अगर यूकैरियोटिक में बात करें तो जो फंजाई होता है या फंगस होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, एनिमल्स में भी हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो हमारा सेल होता है यानी कि यूकैरियोटिक सेल वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। जैसे कि ये देखिए मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ये जो हमारा होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। और न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस से आप ये समझिए कि जो केंद्र होता है या फिर केंद्र किसको बोला भी जाता है, ठीक है, जो बीच में पाया जाता हो, यहाँ पर केंद्र होता है जिसके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। और जो बीच में ये ऐसा फ्लूइड या जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पदार्थ या फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में ढेर सारे और भी इसमें ऑर्गेनेली भरे होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन सेल एनाटॉमी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर हो गया आपका जो कि आउटर लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यहाँ पर आप राइबोसोम देख पा रहे होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स का काम होता है जब सेल डिवीजन होता है तो अपने अपने जो उनको डीएनए आरएनए को होता है अपने अपने भुजा पे एक तरफ दोनों तरफ खींचते हैं, ये सेंट्रियोल का यही काम होता है। जो साइटोप्लाज्म ये है, माइक्रोबिलाई है, गोल्जी अपरेटस है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ हो जाता है फिर स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। फिर इसमें लाइपोसोम भी पाए जाते हैं, वैक्यूल भी पाया जाता है। वैक्यूल जो ज़्यादातर होता है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये फिर हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है कि जो न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन होगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आपको दे दिया गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियस, लायोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर यहाँ पर सेंट्रियोल है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको पढ़ना जरूरी है, और अगर ये पढ़ लेंगे आप सही से तो आपको आगे जो सेमेस्टर आते हैं उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे देखते हैं हम लोग, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हमारा लिपिड बाइलेयर का बना होता है। लिपिड बाइलेयर का मतलब ये होता है, देखिए, फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड तो क्या, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि जो लिपिड्स का है वो 2 लेयर बने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर इट्स स्ट्रक्चर इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जब इसकी स्टडी हो रही थी कई सारे लोगों ने इसका जो मॉडल दिया तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुआ वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब देखते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो हमारा है, दीज फॉर्म द बेसिक फ्रेमवर्क, जो इसका बेसिक फ्रेमवर्क होता है यानी कि बाहरी ढांचा बोल सकते हैं आप, वो फास्फोलिपिड का ही बना होता है। ईच फास्फोलिपिड हैज ए हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग हेड फेसिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये फास्फोलिपिड है, जो इसका हेड वाला साइड है वो बाहर की तरफ ही निकला हुआ, ठीक है। ये होता हमारा वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और जो हमारा टेल साइड होता है ये देखिए, ये आपका टेल होगा, इसे आप यहाँ पर देख लीजिए टेल, और ये होता है हमारा हेड, ठीक है। जो एक हेड होता है वो 2 टेल से जुड़ा होता है। और जो हमारा देखिए 2 हाइड्रोफोबिक
आउटवर्ड। फिर यहाँ पर है वाटर फेसिंग, जो देखिए टेल्स जो होते हैं दो होते हैं, एंड टू हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो वाटर से डरता हो, उसी को बोलते हैं वाटर फेयरिंग। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दोनों दिखाया गया, ये दोनों होते हैं टेल्स, ये होते हैं हमारे वाटर फेयरिंग। ठीक है, फिर हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है कि जो फास्फोलिपिड हमारा ये है, इन दोनों बीच के गैप को फिल करे। ठीक है, जो हमारा अंदर का कोई मटेरियल है सेल के, वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रॉल फाउंड बिटवीन फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड के बीच में पाया जाता है। इट हेल्प्स मेंटेन द मेम्ब्रेन्स फ्लूडिटी एंड स्टेबिलिटी और इसके फ्लूडिटी को मेंटेन करता रहता है। ठीक है, और फिर जो टेम्परेचर या बाहरी इन्वायरमेंट से ये प्रोटेक्ट करता रहता है। ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है। प्रोटीन का काम क्या होता है, इसमें प्रोटीन जो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जैसे कि दीज स्पेन द इंटायर मेम्ब्रेन, कई सारे जो इसमें प्रोटीन होते हैं पूरे मेम्ब्रेन में इससे थ्रू आउट पास किए होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो पूरे मेम्ब्रेन को इस पार से उस पार तक पेनिट्रेट करे, उसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये चैनल्स या फिर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्टर से मतलब यह है कि किसी चीज़ को बाहर से अंदर ले जाने के लिए और अंदर से बाहर ले जाने के लिए। ठीक है, फिर जो दूसरा दो टाइप इसमें प्रोटीन पाया जाता है, एक इंटीग्रल होता है, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल से मतलब यही होता है पेरीफेरी, यानी कि उसके ऊपरी तरफ से पाया जाता होगा। ठीक है, दीज आर अटैच्ड टू द एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी कि ऊपर और निचले तल पे पाया जाता है। इंटीरियर सरफेस एंड ऑफन सर्व एज एंजाइम और स्ट्रक्चरल अटैचमेंट। इसका काम होता है कि से एंजाइम को पकड़ना या कनेक्ट कर रखना, या फिर इसका काम होता है कि एक दूसरे स्ट्रक्चर को अटैचमेंट करने का काम करता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा इसमें पाया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फाउंड ओनली ऑन द आउटर सरफेस। जो कार्बोहाइड्रेट हमारा वो फास्फोलिपिड के आउटर सरफेस पे पाया जाता है। दे आर अटैच्ड टू लिपिड, यानी कि लिपिड से बंधे होते हैं या फिर अटैच होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और प्रोटीन्स, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। दे आर क्रूशियल फॉर सेल टू सेल रिकग्निशन, यानी कि इसका काम होता है कि एक दूसरे सेल से पहचान करना। रिकग्निशन का मतलब होता है कि जो सेल हैं आपस में दोनों का, वो दोनों से रिकग्निशन करवाने का काम करता है, या फिर उसको बोलते हैं सेलुलर आइडेंटिटी टैग। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और थोड़ा सा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होता है। हाँ, अगर सेल वाल की बात हो रही है तो सेल वाल जो हमारा होता है वो डिफरेंट होता है। जो सेल वाल हमारा होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह का भी काम करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड। अगर कोई बाहरी तरफ है तो उसका काम ही हो जाता है कि वो बाहर की चीज़ों से अपना सिक्योरिटी प्रदान करे। ठीक है, और या फिर इसको और किसी नाम से भी जाना जाता है स्किन, यानी कि स्किन, सेल का स्किन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल, ये किसी कुछ चीज़ों के लिए परमेबल होता है, कुछ चीज़ों के लिए परमेबल नहीं होता, यानी कि इम्परमेबल होता है। ठीक है, जो दूसरा हमारा पार्ट था सेल का वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दैट फिल द इनसाइड ऑफ सेल, जो कि सेल के अंदर भरा होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, यानी कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और न्यूक्लियस ही हो गया, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड या जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइटोसॉल की। ठीक है, साइटोसॉल ये होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा वो साइटोसॉल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, साइटोसॉल दिस इज द लिक्विड पार्ट, जो साइटोप्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोसॉल। इट इज़ मोस्टली वाटर, यानी कि ये जो मोस्टली इसमें पाया जाता है वाटर ही होता है, 80% तक इसमें वाटर ही होता है। ठीक है, जो साइटोसॉल हमारा होता है, बट आल्सो कंटेन, कुछ अमाउंट में साल्ट होता है, प्रोटीन होता है, और कुछ अमाउंट में इसमें न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो होता है ऑर्गेनेलिज। ठीक है, जो सेल का मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया सेल मेम्ब्रेन, और फिर हो गया हमारा न्यूक्लियस, और उसको जो बीच में पाया जाता है वो हो गया साइटोप्लाज्म। जो इसके अलावा और जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलिज। ठीक है, दीज आर लिटिल ऑर्गन्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दैट फ्लोट इन द साइटोसॉल, जो कि साइटोसॉल में फ्लोट करता रहता है, यानी कि तैरता रहता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेल के स्ट्रक्चर में, ये देखिए ऐसा लग नहीं रहा कि ये सब जो स्ट्रक्चर है ये हो गया ये हो गया, ऐसा लग रहा है कि सेल के बीच में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि तैर रहा है।
वही होता है हमारा ऑर्गेनेलिज। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो भी सेल के ऑर्गेनेलिज में ही आता है, ठीक है, ऑर्गेनेलिज, जैसे कि आपने देख लिया। फिर होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन होता है ए नेटवर्क ऑफ टिनी प्रोटीन्स, यानी कि थोड़े बहुत प्रोटीन का नेटवर्क होता है, या फिर इसको केबल बोल सकते हैं। दैट हेल्प द सेल टू कीप इट्स शेप, यानी कि जो ये साइटोस्केलेटन का मतलब ये होता है, अगर हमारे शरीर में हड्डी ना पाई जाए तो हमारा शेप साइज नहीं मेंटेन हो सकता, ठीक है। उसी तरह इसमें जो सेल में होता है वो साइटोस्केलेटन पाया जाता है। ये नेटवर्क होता है किसका, है टिनी प्रोटीन का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है उसका शेप और साइज मेंटेन रखने में, ठीक है ना। फिर जो तीसरा इसमें होता है ऑर्गेनेली में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस को इसीलिए हम केंद्रक या फिर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, या फिर इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इट कंटेन द डीएन सेल्स, डीएनए, इसमें डीएनए पाए जाते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फिर होता है न्यूक्लियोलस, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, एडेंस रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस और राइबोसोम आर मेड, जहाँ पर राइबोसोम हमारा बनता है, उसीलिए उसको जो बोलते हैं आरएनए बोलते हैं, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। फिर होता है राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलिज, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारा राइबोसोम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, ठीक है। इसीलिए 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ राइबोसोम बताइए, तो आप लोग एक इसका फंक्शन ये भी बता सकते हैं कि इसका काम होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना। दे कैन बी फ्री, ठीक है, ये फ्री भी हो सकते हैं, यानी कि उसमें तैरते भी रह सकते हैं, या फिर अटैच हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए होंगे या उससे जुड़े हुए होंगे, इसीलिए उसको जो राइबोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसको इसीलिए बोला गया कि जैसे मान लीजिए ये रेटिकुलम हो गया हमारा, अब इसके ऊपर जो होता है राइबोसोम ऐसे से पाया जाएगा, ये देखिए ऐसे से। तो देखने में ही लग रहा है कि कोई सा चीज़ पे पाया गया, जैसे लग रहा है कि खुरदरा टाइप, इसीलिए इसको रफ बोला गया, ठीक है। रफ मतलब होता है खुरदरा, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। इस पर जो रेटिकुलम होता है हमारा, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता, फ्री फ्रॉम राइबोसोम होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्मूथ राइबोस, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमारा नेक्स्ट जो इसमें ऑर्गेनेली है वो होता है गोल्जी एपरेटस। इसको पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट मॉडिफाई शॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन इनटू वेसिकल्स, ठीक है। इसका काम यही होता है कि जो प्रोटीन होते हैं उसको पैक करना, या फिर उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना, या फिर अगर मान लीजिए बहुत सारे मॉड में थोड़ा उसको शॉर्ट करना, ठीक है, शॉर्ट करके उसको वेसिकल के फॉर्म में पैक करना और फिर डिलीवर करना उसके स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे, उसके अपनी जगह पर जहाँ उसको भेजना है वहाँ पर भेजने का काम करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, उसको बोलते हैं द पावर हाउस। पावर हाउस से मतलब है कोई ऐसा चीज़ जहाँ से हमारी पावर है, एनर्जी आती हो, ठीक है। इट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज होता है हमारा उसको किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में, क्योंकि जो हमारा बॉडी होता है वो डायरेक्ट ग्लूकोज को एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एटीपी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होता है उसका यही काम होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसको एटीपी में यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करे, किसके थ्रू, थ्रू द सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम लोगों ने 2 प्रोटीन अभी पढ़ा है ऊपर, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन था यहाँ पर, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन में आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारा बेसिक मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्ट का वो होता है 2 टाइप का, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव जो होता है वो हमारा आसानी से हो जाता है, यानी कि उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। देखिए जैसे कि लो यहाँ पर इट रिक्वायर नो एनर्जी, यानी कि हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर पैसिव का पूरा हम डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को, कॉमन सी बात है कि अगर हाई कंसनट्रेशन से और लोअर कंसनट्रेशन पे ले जा रहे हैं तो उसमें आसानी होगी, हो सकता है कई चीज़ें अपने आप भी ट्रांसपोर्ट हो जाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया गया है, यहाँ पर ये जो कंसनट्रेशन आपका ये हाई है, अब यहाँ से ये हमारा हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर कंसनट्रेशन इसका ज़्यादा है और यहाँ पर लो कंसनट्रेशन है, तो यहाँ पर किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा मटेरियल सब्सटेंस होगा जो हमारा कि फ्रीली पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि एक इस मेम्ब्रेन से
इस तरफ आने के लिए वो आसानी से चला जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से। इसको एक और टर्म दिया जाता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख लोगे, ये ऊपर ऐसा लग रहा है कि ये है हिल का, यानी कि पहाड़ का किसी का चोटी है ये, फिर नीचे वाला पार्ट है, तो ऐसा लग रहा है कोई चीज़ नीचे से ऐसे ढलान से नीचे आसानी से आ जा रहा है। या कॉमन सी बात, अगर यहाँ पर कोई चीज़ अगर हम रख दे रहे हैं तो आसानी से लुढ़कते हुए नीचे आ जाएगा, तो इसको एक और टर्म देते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें आ जाते हैं जो हमारे पैसिव डिफ्यूजन में या पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाता है सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन। इसमें होता है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक O2 एंड CO2, ठीक है, जो हमारे सेल में से जो बाहर से जो ब्लड हमारा लेकर आएगा, CO2 ऑक्सीजन लेकर आएगा, ब्लड के अंदर कर देगा, फिर ये रेस्पायरेशन या फिर अपना एनर्जी बना के जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो बाहर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव डिफ्यूजन ही हो जाता है, पैसिव डिफ्यूजन में आता है, जिसका एग्जाम्पल है सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप ऐसे फैसिलिटेटेड से ही समझिए कि फैसिलिटेटेड का मतलब हो रहा है कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो जो ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर दे रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत मदद कर दे रहा है, उसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे कि लार्जर आर पोलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज और आयन मूव थ्रू द मेम्ब्रेन बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या फिर चैनल करियर प्रोटीन। ऐसे कोई प्रोटीन है, मान लीजिए ये अपना हमारा फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ प्रोटीन पाई जा रही है इसे, मान लीजिए, फिर कोई चैनल होगा जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप या कोई से बहुत सारे चैनल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से अपना जो होगा, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल इस पार से सेल के इधर से इधर पहुँचाना, तो यहाँ से अपना पकड़ेगा यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ ले आएगा, ये चैनल का काम, यानी कि चैनल वही कि चैनल जिसके थ्रू कोई चीज़ पास हो सके, ठीक है, तो चैनल का काम कर सकता है। या फिर कोई करियर प्रोटीन हो सकता है कि कोई प्रोटीन ऐसे है वो हमारे सब्सटेंस को यहाँ से पकड़ेगा, फिर यहाँ पर सेल के अंदर लाकर छोड़ देगा, इसी को फैसिलिटेट कर देते हैं। और जिसमें नेक्स्ट हमारा ऑस्मोसिस है, द स्पेसिफिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर मूव्स टुवर्ड द साइड विथ अ हायर सैल्यूट, जैसे कि वाटर जो हमारा होता है जहाँ पर हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, उसको भी ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे कि वेयर देयर इज ए लेस फ्री वाटर, जहाँ पर कम वाटर हो, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा वाटर है, यहाँ पर कम वाटर है, तो वहाँ पर ऑस्मोसिस हो जाएगा, फिर हमारा दोनों बराबर हो जाएगी। ये ऑस्मोसिस कब तक होगा या डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, कि जब तक कि ये दोनों समान ना हो जाए तब तक ये हमारा डिफ्यूजन होता रहेगा या ऑस्मोसिस होता रहेगा, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्टिव है, यानी कि एनर्जी लग रहा है कोई चीज़। हम लोग कैसे भाई एक्टिव होते हैं, जब एनर्जी थोड़ा हमारे शरीर में आएगा तभी तो एक्टिव होंगे, तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्टिव है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। या फिर ऐसे सामान्यतः मान लेते हैं, अगर हमें पहाड़ पर नीचे से ऊपर जाना हो या कोई चीज़ ले जाना हो तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी या एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं कि अप हिल ट्रांसपोर्ट, जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है अप की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, तो हमारा इस पर ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, अप हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अप हिल ट्रांसपोर्ट। जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिया गया आपको कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाया जा रहा किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को, तो यहाँ पर हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग समझ पा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर जा रहा है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दो टाइप का, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप। सबसे पहला होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्राइमरी आपका क्या हो गया, प्राइमरी में दिस प्रोसेस डायरेक्टली यूजेस केमिकल एनर्जी, यानी कि जो ATP होता है, ATP हाइड्रोलिसिस के थ्रू होता है, जो कि मॉलिक्यूल है उसको पुश करने का काम करता है, पुश मतलब ढकेलने का काम करता है, इसीलिए इसको बोला गया अप हिल, पहाड़ के ऊपरी तरफ ले जाना होता है, ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन से मतलब होता है कि उसमें कितना अमाउंट मॉलिक्यूल पाया जाता है, इसलिए जो हायर होता है उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, जो लो है उसमें कम कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है सेकेंडरी
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें होते हैं कपल ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एनर्जी का डायरेक्टली यूज नहीं होता, जैसे पर यहाँ पर दिया गया है, दिस प्रोसेस डज नॉट यूज एटीपी डायरेक्टली, इंस्टीड इट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन आयन ग्रेडियंट। जैसे कि ये डायरेक्ट एटीपी क्यों नहीं यूज करता, ये जैसे कि हमें पता है कि पॉजिटिव निगेटिव ये होते हैं हमारे आयन, ठीक है। इसमें भी किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी जो होती है स्टोर होती है, तो इसी के थ्रू अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मेनली आ जाते हैं पंप आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जो कि पंप बहुत सारे हमारे इसमें सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, वो आप लोग नेक्स्ट या फिर अगले क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर, कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो एक्टिव हो या चाहे वो पैसिव हो, ठीक है, चाहे पैसिव हो या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो 3 टाइप का हो सकता है। जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, जो कि लिपिड बाइलेयर का बना है, ठीक है, ये देखिए लिपिड बाइलेयर, ये आपका हेड हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर हो गया, यहाँ पर ऐसे ये हो गया। अब ये आपका 3 टाइप का हो सकता है, ठीक है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तीन दोनों में ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, सबसे पहला होता है यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट, ठीक है। यूनिपोर्ट सबसे पहले ये समझिए, यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, कोई सब्सटेंस, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारा जो एक ही तरफ या एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। ये देखिए एक ही पोर्ट है ना, या एक ही चैनल है, पोर्ट मतलब चैनल मान लीजिए, ठीक है, कि एक ही तरफ वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोई भी मॉलिक्यूल। और दूसरा हमारा होता है सिम पोर्ट, SYM, सिम, PORT, सिम पोर्ट का मतलब, सिम से मतलब आप समझिए कि दो चीज़ हैं आपस में, सिम पोर्ट साथ में है, ठीक है। अब ये देखिए सिम पोर्ट मतलब कोई दो मॉलिक्यूल, एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया, दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिम पोर्ट, ठीक है। इसको एरो से हम इसे दिखा सकते हैं, एक ये हो गया, एक हो गया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगेंस्ट या कंसंट्रेशन के उधर जा रहा है, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है। सिम पोर्ट क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल एक साथ हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करें तो उसको बोलते हैं सिम पोर्ट। एक और होता है इसमें टर्म, उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट, ठीक है, एंटी पोर्ट। यहाँ पर शब्द से ही पता चल रहा है कि एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है। तो एंटीपोर्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ इमेज पर आपको दिखाया, ये है सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना हुआ, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो लिपिड बाइलेयर इसीलिए बोला गया, उसका लिपिड है, उसका बाइलेयर यानी कि दो लेयर बनाया गया, नीचे ऊपर देखिए, हेड और टेल होता है, टेल दो होता है, हेड एक होता है। अब इसमें एंटीपोर्ट का मतलब हुआ कि एक जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इधर जा रहा है, यानी कि सेल के अंदर जा रहा है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, एक सेल से बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम एंटीपोर्ट, कि एक के दूसरे के विपरीत काम हो रहा है। तो एंटीपोर्ट को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, एक अंदर की तरफ जा रहा है, एक मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये होते हैं हमारे तीनों ट्रांसपोर्ट, ये दोनों में हो सकते हैं, चाहे पैसिव डिफ्यूजन हो या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो या चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, ये तीनों में हो सकता है, ठीक है, एक साथ। अगर कोई एक मॉलिक्यूल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहा है या उसके थ्रू जा रहा है उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। अगर दो जा रहे हैं तो उसको सिमपोर्ट बोलते हैं। अगर दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जो टॉपिक ना समझ में आया हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।